अम्ल, क्षारक, लवण। तो अम्ल क्या है? तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, उसे अम्ल कहते हैं। कई पदार्थ स्वाद में खट्टे क्यों होते हैं? जैसे कच्चा आम है, नींबू है, संतरा है, दही है, ये सब खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। इन पदार्थों में अम्ल कम मात्रा में होता है, ये तनु अवस्था में होता है, इसी कारण से ये प्राकृतिक पदार्थ भी खट्टे होते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सब अम्ल के उदाहरण हैं। अब अम्ल की रासायनिक रूप से परिभाषा देखा जाए तो वहां आर्हेनियस ने अम्ल को परिभाषित किया। सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा कि अम्ल वह पदार्थ होता है जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन होते हैं और H+ आयन के अतिरिक्त अन्य धन आयन नहीं होते। उसी को वो क्या होता है? आपका अम्ल होता है। तो अम्ल क्या है? परिभाषा के रूप से यहां देखा जाए तो अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं होता है। जैसे आपका HCl है तो H+ और Cl-, H2SO4 है 2H+ SO4 डबल माइनस, H2CO3 है 2H+ CO3 पर डबल माइनस। तो ये पदार्थ आपका क्या है? आपका देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई आयन नहीं दे रहा है, आयन दे रहे हैं। तो ये पदार्थ क्या है? आपके अम्ल है। तो आप समझ गए कि अम्ल क्या है। आर्हेनियस ने ये परिभाषित दिया। अब यहां पहले समझा जाए अम्लों के प्रकार। पहला आपका प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल। तो वह अम्ल जो प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। जैसे अभी चर्चा हुई थी नींबू प्रजाति, नींबू प्रजाति में नींबू, संतरा, मौसमी और प्याज, इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसे एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं, यानी विटामिन सी होता है। इस नींबू प्रजाति में एक और भी अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू प्रजाति संतरा इत्यादि में, जिसे साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल कहते हैं। दही, दही में खट्टी क्यों होती है? तो दही में अम्ल पाया जाता है जिसको लैक्टिक अम्ल कहते हैं। सेव भी, सेव में भी आपसे कच्चा सेव कुछ खट्टे होते हैं, उसमें भी मलेइक अम्ल पाया जाता है। इमली खट्टी क्यों होती है? तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसे टार्टरिक अम्ल कहते हैं। जितने भी पेय पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ, जैसे पेप्सी, कोका कोला, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें भी अम्ल पाया जाता है, जिसे कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। टमाटर में भी अम्ल पाया जाता है, जिसे ऑक्सैलिक या एंजाइलिक अम्ल कहते हैं। तो ये पदार्थ हैं जिसमें आपका अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार चिट्टी, बरे इत्यादि जो डंक वाले
कीट पतंगे या जंतु हैं, उनमें भी क्या होता है आपका एक विशेष अम्ल पाया जाता है जिसे मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल कहते हैं। मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है और उसी कारण से दूसरा अगर देखा जाए तो खनिज अम्ल, तो खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जो खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, उसे खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल है HNO3, फास्फोरिक अम्ल है H3PO4। ये सब क्या है आपके खनिज अम्ल हैं। तो खनिज अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बेसिक रूप से अम्लों को यहाँ दो भागों में बांटा गया। अब देखा जाए प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो प्रबल अम्ल वह अम्ल जिसको जल में घोला जाए और संपूर्ण रूप से अम्ल क्या होता है आयनों में विलीन हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उसका पूरा अम्ल ही आयनों होगा, वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, परक्लोरेट अम्ल है, HI है, HBr है, यानी हाइड्रोक्लोरिक HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HI, HBr, ये सब क्या है, ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। इसमें सबको याद रखिएगा कि प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं, यानी जल में घोलने पर संपूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाएंगे। उसी प्रकार आप ध्रुवल अम्ल, तो वे अम्ल जो आंशिक रूप से जल में घुलने पर वियोजित होते हैं, उसे ध्रुवल अम्ल कहते हैं। तो ध्रुवल अम्ल की श्रेणी में आपका एस्टिक अम्ल का नाम सुने होंगे, सिरका में जो पाया जाता है CH3COOH। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये प्राकृतिक पदार्थों में भी ये अम्ल पाया जाता है लेकिन दुर्बल है। एस्टिक एसिड है CH3COOH। उसी प्रकार अभी फार्मिक अम्ल पाया जाता है जिसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, चींटी में पाया जाता है, ये भी क्या है आपका दुर्बल अम्ल है। H2S है, HCl है, कार्बोलिक अम्ल H2CO3, ये सब क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। तो आप देखेंगे जो प्राकृतिक पदार्थों में ये अम्ल की मात्रा पाई जाती है, दुर्बल अम्ल की ही मात्रा पाई जाती है। तो ये आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दो श्रेणियों में बांटा गया। यहाँ एक तरह से और भी बांट सकते हैं, यानी प्रबल अम्ल क्या है, जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4 है। और दुर्बल अम्ल होता है जो जल में घोलने पर संपूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, बल्कि उनकी कुल मात्रा ही वियोजित होती है, तो उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो प्राकृतिक पदार्थ पढ़ते एग्जाम्पल, वो सब क्या है आपका दुर्बल अम्ल ही है। उसी पर एस्टिक एसिड जो सिरका में पाया जाता है, ये भी क्या है आपका दुर्बल अम्ल ही है। अब एक चीज और भी यहां समझ लें, जिसको पीछे से जानते भी हैं, सांद्र अम्ल क्या होते हैं। तो सांद्र का मतलब होता है कि जब चूंकि अम्ल विलयन के रूप में पाए जाते हैं, तो विलयन में अम्ल की मात्रा जो है वो अगर 60%, 70%, 80% हो, अधिक मात्रा में हो, तो क्या कहलाएगा सांद्र अम्ल कहलाएगा। और यही तनु अम्ल होता है कि जिसमें मात्रा अम्ल की मात्रा क्या होती है जलीय विलयन में कम होती है, तो वह तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन के आगे आप 60 में कंसंट्रेटेड एसिड का अंग्रेजी में, इसलिए COAD लिखा रहता है। और ये डाइल्यूट अम्ल होता है तनु अम्ल, तो संक्षेप में इसके सिंबल के रूप में
DIA लिखते हैं। तो समझिएगा जिसके ब्रैकेट में CONE लिखा गया होगा वो सांद्र अम्ल होगा, और यदि कहीं पर DIA लिखा गया होगा प्रतीक के रूप में तो वो तनु अम्ल होगा। अब हम लोग अम्ल के गुण के विषय में समझे कि अम्लों का क्या गुण होता है। पहला स्वाद देखा जाए, तभी हम लोग पढ़े थे कि स्वाद, तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा संक्षारक, तो अम्ल अधिकांश अम्ल आपके धातुओं, त्वचा, कागज, कपड़ा इत्यादि को क्षरण करते हैं। यहाँ तक सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, सांद्र अवस्था में बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ तक आप एसिड अटैक के विषय में सुना होगा। इस एसिड अटैक में क्या होता है, तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अंदर विलयन, अगर वह किसी के शरीर पर डाल दिया जाए तो पूरा शरीर जल करके नष्ट हो जाता है, अन्न प्रत्यंग खराब हो जाते हैं। तो ये रहा। यहाँ तक कि जो प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे दही, दही को तांबा है, सीसा है, यहाँ तक जस्ता है, पीतल है इत्यादि में रख करके नहीं खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उससे अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये अम्लों की संख्या प्रकृत रही। अब सूचक, तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं, यहाँ अम्ल क्षार सूचक से आशा है, जो अम्लीय विलयन में एक रंग होता है उनका और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, ऐसे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। अब प्राकृतिक रूप से लिटमस एक सूचक होता है जो शैवाल लिकेन से प्राप्त होता है। वैसे तो प्राकृतिक रूप से बैंगनी रंग का होता है, लेकिन मार्केट में यह लाल और नीले लिटमस के रूप में प्राप्त होता है। तो ये अम्ल क्या करते हैं, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि लाल पर क्या प्रभाव होगा, तो लाल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से आपका नीले को ये लाल में कर देंगे, लाल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उसी प्रकार संश्लेषित सूचक होता है, जिसे मेथिल ऑरेंज होता है। तो मेथिल ऑरेंज के पीला रहेगा तो पीले को ये लाल में बदल देंगे। एक फिनाल्फेथिलीन होता है, फिनाल्फेथिलीन, और फिनाल्फेथिलीन के रंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रंगहीन रह जाता है। तो इस प्रकार ये सूचक पर इनकी अभिक्रिया रही। अब देखा जाए इसके रासायनिक गुणों को देखें हम लोग, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो हम क्या करते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल समझा जाए, जैसे आपका Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2 यानी जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसी प्रकार Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2, Mg प्लस H2SO4, MgSO4 प्लस H2। तो आपने क्या देखा कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और बनाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो सक्रिय धातुओं से आपकी अभिक्रिया होती है, परंतु कुछ ऐसे पदार्थ है जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, यहाँ तक कि कापर भी,
आपको ये निष्क्रिय जो धातुएं होती है उनके साथ अम्ल अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। यह देखा जाए कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो हम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जैसे Na2CO3 इन सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl बराबर 2NaCl इन सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2SO4, Na2SO4 H2O प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 H2O प्लस CO2। तो आपने क्या देखा कि ये कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपका लवण प्राप्त होता है जलीय विलयन में, और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकलती है। उसी प्रकार आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखा जाए, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसे याद रखना हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट कहते हैं। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये HCl से अभिक्रिया दिखाएंगे तो होगा आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2। उसी प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 तो हो जाएगा आपका Na2SO4 2H2O प्लस 2CO2। आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, ये आपका अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग आप समझते हैं कि आग बुझाने में होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकली कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको बुझाती है। तो व्यवहारिक लिए में उपयोगी है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देख लिया जाए कि धातुओं के ऑक्साइड के साथ इनकी क्या अभिक्रिया होती है। धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अब देखा जाए कि धातुओं के ऑक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया होती है। धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये धातुओं के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, जैसे ZNO प्लस 2HCl जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ZnCl2 प्लस H2O। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, MgO प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2O, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल, उसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा सकते हैं। तो ये आपका इन धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब जलीय विलयन के रूप में भी हम के विषय समझे कि जलीय विलयन के रूप में क्या होता है। जब भी अम्ल को जल में घोलते हैं, जल के साथ मिलकर के ये आयनों में टूट जाते हैं, और समांतर वर्तमान में ये बताया जा रहा है कि ये जल में घुल करके
H3O प्लस आयन और आयन बनाते हैं जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जल में मिलाने पर ये हाइड्रोनियम आयन, पुराना सिद्धांत था कि HCl प्लस और Cl माइनस टूट जाता था, लेकिन ये बताया जाता है कि जल के अणु से मिलकर के ये H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार आपका H2SO4 है, जल में घोलेंगे तो H3O प्लस आयन और सल्फेट, अरे इसमें HSO4 होगा यानी आपका। तो ऐसे करके जल में घोलने पर क्या होता है, ये हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ जलीय विलयन में इनके घुल करके टूट जाते हैं। अम्ल की एक दूसरी परिभाषा भी जिसको ब्रासटैड और लोरी ने दिया था, उन्होंने ये कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं। अर्थात अभी आपने देखा कि HCl प्लस H2SO4 H3O प्लस आयन और Cl माइनस, ये क्या करता है, इसको एक आयन दे रहा है, यानी प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए क्या है, ये आपका अम्ल है। तो ब्रासटैड और लोरी के अनुसार प्रोटॉन देने वाला दाता क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और एक परिभाषा लुईस ने दी थी, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला पदार्थ जो होता है अम्ल होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म कौन ग्रहण करेगा, जो धनायन होगा, तो जैसे NH4 प्लस आयन, Ca प्लस प्लस आयन, Na प्लस आयन, ये सब इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे, इसलिए क्या होंगे, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो अब हम लोग अम्लों के विषय में समझे कि अम्ल क्या है।